राजकुमार रौत की पार्टी तीसरा मोर्चा बन ही रही है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन एक प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी, नरेश मीणा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये तीनों मिलकर राजकुमार रौत की राजनीति खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति में हर कोई अपना सिक्का जमाना चाहता है और ऐसे अगर कदम किसी को बढ़ाने हैं आगे, तो आगे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें पीछे करने की कोशिश हर कोई करता है। और यही राजनीति में होता है, किसी नेता को अगर आगे आना है तो बाकी नेताओं के साथ वो कंपटीशन बनाता है और कैसे भी करके उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर तमाम नेता एकजुट होते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर कंपटीशन होता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं और कौन राजकुमार रौत और उनकी पार्टी को पीछे करने की कोशिश कर रहा है राजस्थान की राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, हम बात करें कि राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस मेन एजेंडे पे बैठे रहते हैं हमेशा से राजस्थान में, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में अगर कोई निखर कर आया और आदिवासियों के मुद्दे को उठाया तो वो भारत आदिवासी पार्टी है। और राजकुमार रौत ने जिस तरीके से लोकसभा में मुद्दे उठाए हैं, जिस तरीके से वो आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी पार्टीज को उनसे कंपटीशन है और डर भी है। क्या यही वजह है कि बाकी लोग उन्हें कंपटीशन समझते हैं और पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजकुमार रौत को निस्तो नाबूद करने के पीछे अभी कई फोर्सेस लगी हुई है। सबसे पहली वजह उसकी यह है कि राजकुमार रौत की राजनीति खत्म होगी तो भारतीय आदिवासी पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। जी। अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो सत्ताधारी पार्टी ने राजस्थान के इतिहास में सबसे पहली, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक्टिंग विधायक पर एसीबी की कार्रवाई करवाई हो तो वो राजकुमार रौत की पार्टी के एमएलए पर हुई है। बिल्कुल। और इससे समझ में आता है, उसमें साफ है कि एमएलए कहीं पर सीधे तौर पे नहीं पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई की गई और इससे सबसे पहले राजकुमार रौत की पार्टी पे डेंट लगा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सबसे पहला तरीका था राजकुमार रौत की पार्टी को खत्म करने का और राजकुमार रौत को खत्म करने का। उसके तुरंत बाद से ही हमने देखा कि बाबूलाल खराड़ी, जो बीजेपी के आदिवासी मंत्री भी हैं, वो लगातार राजकुमार रौत पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार रौत ने कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद माइंस से माइंस खरीद ली और बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली, जम के वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये सवाल है और इस पे कहीं ना कहीं जांच का विषय है, लेकिन ये आरोप बहुत तेजी से लग रहे हैं। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बहुत तेजी से राजकुमार रौत को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि राजकुमार रौत ही कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में फुल स्टॉप लगाने के पीछे एक बड़ा कारण है। महेंद्रजीत मालवीय ने साफ साफ कहा है कि किस तरीके से बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार फैल रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिससे नॉर्मल लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, बड़ी दूसरे जातियां जो हैं, वो अब बांसवाड़ा में आने से डर रही है और केवल डूंगरपुर में ज्यादा विकास करवाया जा रहा है, बांसवाड़ों को पीछे रखा जा रहा है। ऐसे आरोप लगाकर राजकुमार रौत को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो थी वो छोटी चीजें जो राजकुमार रौत आसानी से मुकाबला भी कर लेते, लेकिन एक बड़ी चाल ये चली गई बीजेपी, सत्ता और भी सारे लोगों के द्वारा कि कैसे भारतीय आदिवासी पार्टी के अंदर फूट डाली जाए और कैसे जो कांति भाई हैं और भारत आदिवासी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके बीच लड़ाई करवाई जाए। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो फूट का काम कर रही है भारतीय आदिवासी पार्टी के अंदर, ताकि पार्टी टूटे। वहीं हम नरेश मीणा को देखें तो नरेश मीणा भी राजकुमार रौत पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उनका कहना है कि उनके विधायक ठीक है, उनकी पार्टी की जिसने नींव रखी थी वो कांति भाई ठीक है, लेकिन राजकुमार रौत किसी और सेटिंग के तहत चल रहे हैं। और इस तरह के बयानबाजी से नरेश मीणा भी राजकुमार रौत को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार रौत पे यह आरोप है कि वो दूसरी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। अगर इस तरह से आदिवासी नेता ही आदिवासी नेता के पीछे पड़ जाएगा तो फिर कैसे आदिवासी राजनीति आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। वहीं हम अगर राजकुमार रौत की राजनीति को बहुत करीब से समझें तो राजकुमार रौत किसी तरीके से अपनी बाप पार्टी को बचाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
बाप पार्टी का राजस्थान भर में छाना और अपने अंदर के ग्रजेस को मिटाना, ये वाकई मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, आज तक जो कमेटी बनी थी उस विधायक के ऊपर, जयकृष्ण पटेल के ऊपर, जो जी उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उसका भी कोई निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि पार्टी में अंदर ही इतने ग्रजेस चल रहे हैं। अब देखना यह है इस चुनौती को राजकुमार रोत कितना तेजी से पार करते हैं, और जी ये चुनौती पार होने के साथ साथ बाप पार्टी को कितना तेजी से बढ़ाते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो तीसरे मोर्चे के और कंटेंडर्स हैं, जैसे आरएलपी हुए, नरेश मीणा हुए, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बनस्पत उनकी तेजी के। राजकुमार रूत की पार्टी ने धीमी गति अपना ली है। हालांकि वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, भील प्रदेश का सपना पूरा करने के लिए वहां से समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ बड़ा करते हुए नजर नहीं आ रहे। यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऊपर, उनको खत्म करने के लिए हर तरफ से वार हो रहा है। अब उस वार से वो कैसे बचते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। जी सर, आपने जिक्र किया जयकृष्ण पटेल का। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ये मामला सामने आया था तब पार्टी ने और राजकुमार रौत ने कहा था कि ये षड्यंत्र है, और सामने इस पर ये खुलासा हुआ कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं वो भी उस क्षेत्र से हैं और वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने एक बात कही थी कि 6 महीने के अंतराल में इस सीट को वापस लेकर दिखाऊंगा, और उसी दरमियान ये सारी चीजें भी हुई। तो कहीं ना कहीं आरोप ये भी है कि ये सारी साजिश उन्हीं की है पार्टी को कमजोर करने के लिए। देखिए, बागीदोरा वो सीट है जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद आते थे पहले, और उसी सीट के एमएलए पर पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी विधायक पर एसीबी की कार्रवाई होना, ये सवालों के घेरे में तो ले जाती है कहीं ना कहीं। और ये जो सवाल है वो बड़ा भी तब होता है जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये सीट वापस लेकर आऊंगा। उपचुनाव तक की बात उस पर होनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे तो आते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस और जो भारतीय आदिवासी पार्टी, वो ये सवाल भी उठाती है कि नहर घोटाले में हाथ तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भी गंदे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार और की वो बात किस मुंह से कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जयकृष्ण पटेल के मामले में राजकुमार रूत की पार्टी क्या तथ्य पेश करती है, क्या उन्हें लीगली भी इस मामले से बाहर ला पाती है या नहीं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, तब तक उनकी पार्टी पे लगे दाग हटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। जी, वही हम बात करें बाबूलाल खराड़ी की, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन सोचने वाली बात है, और जो आदिवासी लोग हैं वो खुद ये कहते हैं कि हमारे ही समुदाय से, हमारे ही समाज से बाबूलाल खराड़ी आते हैं, वो है बीजेपी से, और बीजेपी में होने के बाद वो हमारे ही समाज को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। वो ये समझते हैं कि जिस प्रकार आप सोच रहे हैं आदिवासियों को राजनीति में वैसे भी नहीं रखा जा रहा है, केवल आपकी मानसिकता है ये सब। बाकी तो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, सभी के लिए आदिवासी और बाकी जनता बराबर है, जो कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को लगता है ऐसा नहीं है, उनके साथ भेदभाव होता है। देखिए, जाहिर तौर पर आदिवासियों का ये सोचना कि उनके साथ भेदभाव होता है, इसी ने भील आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, इन तरह की पार्टीज को जन्म दिया, और उसी वजह से भील प्रदेश के सपने पर बात हो रही है। क्योंकि अगर भेदभाव नहीं होता तो कोई आदिवासी इस बारे में बात भी नहीं करता। तो भेदभाव होना एक पार्शियल सच्चाई तो है, जी इसमें कोई दो राहे नहीं है। और बाबूलाल खराड़ी कहीं ना कहीं आदिवासियों के नेता हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ वो बहुत ही अनुशासित भाजपाई भी हैं, तो वो अपनी पार्टी से दगा भी नहीं करते। उनका ये सोचना है कि आदिवासी को मुख्यधारा से लाया जाए, मुख्यधारा में लाया जाए, ये ज़रूरी है, ना कि ये ज़रूरी है कि उनको अलग प्रदेश देकर और ज़्यादा अलग कर दिया जाए। तो उनकी सोच भी गलत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का विकास उस तेज़ी से नहीं हुआ, जितना मुख्यधारा के लोगों का हुआ, इसमें भी पूरी तरह से सच्चाई है। जी सर, आपने जिक्र किया था नरेश मीणा का भी, और नरेश मीणा का खुद ये स्टेटमेंट है, जब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वागड़ के क्षेत्र को राजकुमार रौत देखते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हाड़ौती में भी आदिवासी हैं और उनको भी एक ऐसा लीडर चाहिए, तो उनको साथ आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो, जैसे आपने कहा कि पहले तो वो जिक्र करते थे राजकुमार रौत का, लेकिन अब कहीं ना कहीं विरोधी रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं राजकुमार रौत का बार बार जिक्र करता हूँ मंच पर, कहता हूँ रौत साहब ऐसे करते हैं आदिवासियों के लिए, रौत साहब वैसे करते हैं, लेकिन वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते
करते हैं, कभी जिक्र नहीं करते हैं। और जो बात आपने कही कि विधायकों से तो मुलाकात हुई, लेकिन उनका कहना है कि रोत की मानसिकता थोड़ी अलग है शायद, और किसी और से उनका गठबंधन है, इसलिए वो पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और जो चीज नरेश मीणा उनसे चाह रहे हैं वो ना मिलने पर कहीं ना कहीं अब उनकी जो हम बात करें समीकरण है दोस्ती और दुश्मनी वाले, वो बदलते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर वो बदल रहे हैं और नरेश मीणा को राजकुमार रोत का ये एटीट्यूड सहन नहीं हो रहा कि वो उन्हें तवज्जो दे रहे थे लेकिन राजकुमार रोत कोई तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए वो काना भाई से मिल रहे हैं, वो विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन वो राजकुमार रोत को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे और साफ साफ खुले मंच से माइकों पर कह रहे हैं कि उनकी किसी और के साथ सेटिंग है। इसका साफ मतलब ये है कि आदिवासियों की ही दो बड़े धड़ों में, एक बाप पार्टी और दूसरा नरेश मीणा का अब जो संगठन बन चुका है, जिसे वो भगत सिंह ब्रिगेड कह रहे हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा दो फाड़ हो गए हैं। और ये भी संभावनाएं लोगों को लगती है कि काना भाई और राजकुमार रोत की पार्टी के अध्यक्ष के बीच अगर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली एक बार पहले भी ये पार्टी टूट चुकी है, उसको टूटकर ही ये भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है, तो क्या ये फिर से टूटेगी? और अगर टूटेगी तो क्या ये नरेश मीणा के साथ मिलेगी? ऐसे कई समीकरणों पर भी आदिवासी समाज में बहुत बातचीत है। अब देखना ये होगा कि आदिवासी सियासत कहाँ पे जाती है और राजकुमार रोत के साथ क्या होता है, क्योंकि राजकुमार रोत ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो भारतीय आदिवासी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है कि इस पार्टी का सपना, इस पार्टी की नींव काना भाई ने रखी थी जी। लेकिन अब इस पार्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजकुमार रोत हो गए। क्या ये तो एक क्लैश की वजह नहीं है जो लगातार इस पार्टी में फूट की दूसरी वजह बन जाएगी? देखना ये होगा कि 2028 तक कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाएगा, क्या वो फ्यूल दिया जाएगा जिससे पार्टी वापस बढ़ती है। नहीं तो अगर ये पार्टी भी वापस शून्य विधायकों पर सिमट गई तो फिर तीसरे मोर्चे का एक पैटर्न बन जाएगा। एक बार तो राइज करते हैं, उसके बाद धड़ाम से फॉल करते हैं। अगर वो एक पैटर्न बन गया तो तीसरे मोर्चे का सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। नरेश मीणा भी राइज कर जाएंगे, फिर फॉल कर जाएंगे। ये चीज एक पैटर्न नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। तो प्रश्न अब आपसे वही है जो सर ने अंत में कहा है कि 2028 के चुनाव में देखा जाएगा कि पार्टी के समीकरण क्या रहते हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई भारत आदिवासी पार्टी को पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है राजनीति में? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप देख रहे थे द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।